बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 दिसंबर और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहले तो पेश की माजरत, हवा बहुत तेज चल रही है, मैं ओपन एयर में हूं। कोशिश तो मैंने की है कि जो माइक्रोफोन के अंदर शोर ना आए, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा शोर आया तो मेरी पेशगी आपसे माजरत। आज की अहम खबरों की तरफ चलते हैं। आज की पहली खबर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे, सर धुनेंगे और आपकी हंसी भी निकलेगी। शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टर के हाउस के अंदर जो कुर्सियां हैं उनके अंदर से रिकॉर्डिंग मटेरियल निकल आया है। जी हाँ, आपको किस्सा सुनाते हैं और आप हैरान होंगे कि कैसे कैसे नमूने हैं और उनके साथ फिर आगे से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कैसा कैसा काम करती है। शहबाज शरीफ साहब कहते तो ये हैं कि मेरी कमर में दर्द है, उस वजह से मुझे स्पेशल कुर्सियों पर बैठना होता है। लेकिन आपके सामने एक फुटेज रख देते हैं जो कल ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिलीज हुई है, जिसमें मोहसिन नकवी जो है वो शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को या तो कोई कॉम्प्लेक्स है या मुझे नहीं पता, वो ऊंचा होकर बैठना चाहते हैं। मेरे ख्याल में तो उनका कद नॉर्मल ही है, लेकिन अगर उनको लगता है कि उनका कद छोटा है, ये कॉम्प्लेक्स है या कोई और है, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन वो दूसरों से ऊंचा बैठना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से जो हमें खबर मिली है वो ये मिली है कि उन्होंने स्पेशल ऑर्डर किया कि मेरे लिए ऊंची कुर्सियां बनाई जाएं, लेकिन जो ऑर्डर था उसमें ऊंचा नहीं था। उन्होंने अपने खास लोगों को बता दिया कि उसके जो अंदर नीचे पाए हैं, जो उसकी कुर्सी की टांगे हैं, उनको लंबा किया जाए ताकि वो दूसरी कुर्सियों से ऊंची हो। लेकिन ओवरऑल जो बयानिया अंदर बेचा गया वो ये कि कमर में दर्द है, पीछे से सीधी कुर्सी चाहिए। लेकिन असल जो महारत थी वो ये थी कि कुर्सी दूसरी कुर्सियों से ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ जब सभी एक ही साइज की कुर्सियों पर बैठे होते हैं और वो बीच में बैठे हों तो मुन्ने से लगते हैं, छोटे से, ऐसे लगते हैं कि कोई किसी बच्चे को बिठा गया उस कुर्सी के ऊपर। तो इसलिए उनको ये मसाइल बन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जरा कुर्सी ऊंची होनी चाहिए। तो ये जो हमारे अंदर के जराए हैं, और मैं अक्सर आपको बता देता होता हूँ जो खबर गॉसिप होती है, सुनी सुनाई होती है, ये सुनी सुनाई नहीं है, ये मुसद्दका जराए से मुसद्दका खबर है। अब शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर दे दिया, उनके खुद तो नहीं ऑर्डर देना होता, जो उनके आगे से अहलो अयाल वहां पर हैं, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि कुर्सियां जरा ऊंची बनाई जाएं और पीछे से सीधी बनाई जाए। कुर्सियां बननी चली गई। अब कुर्सियां जहां से बन के आई वो रख दी गई। शहबाज शरीफ साहब उनके ऊपर बैठते रहे, बातें करते रहे। उसके बाद कहीं गलती से एक कुर्सी टूट गई। जब टूटी तो उसके अंदर से तारें निकली, माइक निकले। वो शहबाज शरीफ साहब से नहीं टूटी कुर्सी, वो किसी और से टूटी। जब टूटी तो वो लाया गया वहां पर जो सिविलियन साइड का कोई अफसर था, उसके इल्म में लाया गया कि जनाब ये तारें निकली अंदर से। मजीद जब उन तारों को खींचा गया तो देखा कि उसके अंदर माइक्रोफोन थे और वो रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो शहबाज शरीफ साहब अगलों ने आपका कद ही जरा बड़ा नहीं किया, बल्कि उन्होंने सारा इंतजाम ही आपका कर दिया कि आप जो भी बात करें वो सारी की सारी रिकॉर्डेड हो। तो शहबाज शरीफ चाहें तो इस खबर को डिनाई कर सकते हैं, करेंगे तो हम बाकायदा तारीखों के साथ बताएंगे कि ये कुर्सियां कब बनाई गई थी, कितनी मकदार में बनाई गई थी और इनमें से कब ये तारें निकली थी। तमाम चीजें तारीखों के साथ आपके सामने फिर रख देंगे। बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से हमारे पास जो एक जराए से खबर आई वो ये आई कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, जो आप समझते हैं कि इस वक्त मिलिट्री और जो सिविलियन सो कॉल्ड फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाई है, वो एक पेज पे हैं। तो उनके एक पेज की कहानी मैंने आपके सामने रखी है कि कोई एक पेज पे नहीं है, बल्कि पेज के अंदर तारें और माइक्रोफोन लगे हुए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब, एक तो आपको हम यही कहेंगे कि इतना ऊंचा होकर बैठने की जरूरत नहीं। जहां अल्लाह ने आपको बिठाया हुआ है ना, जिस भी तरह से अल्लाह ने आपको जहां पर पैदा किया है, जहां बिठाया, उतना काफी। अब इसमें और आपने अपनी कुर्सी को और ज्यादा, शुक्र है कहीं आप हील वाला जूता भी नहीं पहनना शुरू कर देते, वरना बाजी का मुकाबला तो आप खूब करना चाहते हैं। शुक्र है कि कहीं उस तरफ आप मुकाबले पे नहीं निकल जाते। और जाहिर है आप जनाना जूते तो नहीं पहनेंगे, मर्दाना ही पहनेंगे, लेकिन आप कहीं आप ऑर्डर के ऊपर अगला काम ये ना कीजिएगा कि आपने कोई 3 इंच की, 4 इंच की, 5 इंच की हील पहनी हुई हो। नई मुसीबत बन जाएगी सारे पटवारियों के लिए कि अब इसका दिफा कैसे करना है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर, मौलाना फजल रहमान ने पेशावर के अंदर जलसा किया। इसमें कोई शक नहीं, बड़ा जलसा था, बहुत बड़ा। उसके अंदर एक गैदरिंग थी, उसमें फजल रहमान साहब ने बहुत खुल के बातें भी की, लेकिन उनकी तरफ बाद में आते हैं। पहले हम थोड़े से हैरान हैं और आप भी हैरान होते होंगे कि क्या ये जलसा पेशावर जो है वो आजकल पाकिस्तान में ही है, और क्या ये जलसा वाकई पाकिस्तान में हो रहा था। क्योंकि पाकिस्तान में तो रवाज है कि जहां जलसा होता है, मजलूम आवाम आती है, उनके सामने पहले कंटेनर लगाए जाते हैं, सड़कें खोदी जाती हैं, फिर उनके ऊपर टीयर गैस चलाई जाती है, फिर रबड़ की गोलियां मारी जाती हैं। और आजकल तो रवाज बदल गया है,
आजकल तो हमारे मिलिट्री के दस्ते वहां पर अपॉइंट किए जाते हैं और उसके बाद लोगों के सरों के निशाने लेके सीधा गोलियां मारी जाती हैं और उसके बाद जब लोग शहीद हो जाते हैं तो उनकी लाशें गायब कर दी जाती हैं। लाशें गायब करने के बाद फिर अगर कोई चंद लोग जिनका पता चल जाता है कि वो शहीद है और उनकी लाश फलां जगह पड़ी है, उनके घर वाले लाश लेने के लिए पहुंचते हैं तो उनसे सौदेबाजी की जाती है। उन्हें कहा जाता है कि आपको लाश वापस दे देंगे, लेकिन आप हमें पहले ये बताइए कि आप ये एफिडेविट दे दीजिए कि ये जो आपका शख्स शहीद हुआ है, आपका शख्स जाँ बहक हुआ है, या आपका फैमिली मेंबर, ये आप लिख के दीजिए कि हादसे में हुआ है, गोली लग के नहीं हुआ। तो जहां पर जिस मुल्क के अंदर ये सब कुछ किया जाता है, वहां पेशावर में मौलाना फजल रहमान एक जलसा करते हैं, इतना बड़ा जलसा करते हैं। वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक की गवर्नमेंट है, ना टीयर गैस चलती, मीन मुखालिफ पार्टी की गवर्नमेंट है, कोई फजल रहमान साहब की अपनी गवर्नमेंट नहीं है। ना वहां पुलिस लाठी चलाती है, ना वहां पुलिस आंसू गैस चलाती है, ना रबर की गोलियां, ना रेंजर्स आके वहां गोलियां चलाते हैं। तो एक तो ये खुशाइन बात है कि चले कोई और जगह नहीं, कम अज कम केपी तो ऐसी जगह है जहां पर आपको ये फर्क नजर आता है कि सियासी जमातें जो है वो खुलकर अपने जो उनके हकूक है उनका इजहार कर सकते हैं और जलसा कर सकते हैं। बहरहाल जलसे में फजल रहमान साहब ने ये कहा कि हुकूमत जो है वो सिविलियन नहीं है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। इस टाइम लगता आपको सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन पीछे मिलिट्री बैठी हुई है और इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है। और वजूहत आपको हमने बता रखी है कि फजल रहमान साहब का जो सारे का सारा मामला है वो जो मदारस का बिल है और उसके अंदर जो सारी कानून साजी हो रही है कि अगर कहीं से चंदा आता है मदारस को, बैरूनी फंडिंग आती है, तो उसका ऑडिट होना चाहिए। वो किसने बैरूनी फंडिंग भेजी, कितनी भेजी, ये तमाम चीजें पता लगनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये फजल रहमान साहब को और उनके साथियों को काबिल कबूल नहीं है। इसके ऊपर अब फजल रहमान साहब की ठनी हुई है और वो सीधी जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं और सीधी फायरिंग भी कर रहे हैं। अगली खबर जो है, फैसल बोडा साहब ने एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बयान दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के मैंडेट को मानना पड़ेगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, कोई और नहीं, ये फैसल बोडा कह रहे हैं कि इमरान खान का जो मैंडेट है उसको मानना पड़ेगा। अब मैं भी हैरान हूं कि वही फैसल बोडा जो इमरान खान का कल मिलिट्री ट्रायल कराने की बातें कर रहे थे। आपको हमने बताया था कि उन्होंने आके कहा था कि 14 तारीख से पहले ही जनरल फैज का जो है वो मिलिट्री कोर्ट मार्शल हो जाएगा और फिर इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल जो है वो होना चाहिए। वो फैसल बोडा अब बता रहे हैं कि इमरान खान के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और करना होगा। ये फजा किस तरफ को जा रही है? ये क्या जो 26 नवंबर को कत्लो गारत की उससे तवज्जो हटानी है, या जो बिलावल के अंदर हवा भर के उसे वजीर आजम बनाना है, वो ड्रावा दे रहे हैं, इमरान खान का ड्रावा दे के नून लीग को राजी कर रहे हैं कि बिलावल को वजीर आजम बनने दिया जाए और आप चुप करके कैबिनेट में बैठ जाए। अभी हम हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते क्योंकि ये शैतानी इनके अपने दिमाग की है। जाहिर है इसमें मिलिट्री जनरल्स की दी हुई वो गाइडलाइन है जो फैसल बोडा जिसको फॉलो कर रहे हैं। और हमें यह देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक है। बिलावल जरदारी का सारा जो शोशा छोड़ा हुआ है ये सिर्फ इस हद तक है कि हमने किसी ना किसी तरीके से जो 26 नवंबर का पूरा सानिया है उससे तवज्जो हटवानी है, लोगों की बहस किसी और चीज पे करवानी है, या वाकई अब वक्त हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब को जो उन्होंने ऊंची कुर्सियां बेचारों ने बनवाई हैं उनसे उनके जो पाए हैं उनको तोड़ के उनको अलग किया जाए। अच्छा, हमने कल आपको खबर दी थी जिस पर बहुत सारे लोगों ने हमसे सवालों जवाब किए, जानबूझ के हम नाम नहीं बता रहे। खबर हमने ये दी थी कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लाहौर में है, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक चिराग, चश्मो चिराग जो है वो वहां से फ्लाई किए। जब वो फ्लाई करने आए तो उनका नाम पहले किसी लिस्ट में था जिसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर सकते थे, कंट्रोल लिस्ट थी गालिबन। उसके बाद वहां ISI के लोग आए जिन्होंने उन्हें प्रोटोकॉल दिलवाया और उन्हें वहां से क्लियर करके एमिरेट्स एयरलाइन की फ्लाइट के ऊपर बिठाया और वो पाकिस्तान से तशरीफ लेके गए। अब लोग बहुत सारे जानना चाह रहे हैं कि वो कौन है, वो हीरा, नायाब हीरा कौन है। वो मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा, इमरान खान साहब को बताऊंगा। तारीख आप नोट कर लें, मेरे पास तो खैर फ्लाइट भी है, फ्लाइट नंबर भी है, सब कुछ है, लेकिन आपने तारीख नोट रखनी है कि ये खबर मैंने आपको 8 दिसंबर को पहली दफा दी थी। आज 9 नवंबर को दूसरी दफा बात कर रहा हूं, नवंबर कह दिया, 8 दिसंबर को पहली दफा दी थी और आज 9 दिसंबर को पहली दफा दूसरी दफा इस पर बात कर रहा हूं। अब आपको अगली खबर देता हूं, वही जो चिरागदीन है उनके बारे में निजामुद्दीन साहब का हुक्म है एक बड़े मुल्क की बड़ी एम्बेसी को, चलें मुल्क भी बता देते हैं, अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी को इंस्ट्रक्शन आई है कि आपने जब ये
पीटीआई के चश्मो चराग पहुंचे तो आपने इन्हें गाड़ी भी देनी है सरकारी, और आपने इन्हें प्रोटोकॉल भी देना है। लेकिन गाड़ी जब मैंने सरकारी कहा तो वो एम्बेसी की गाड़ी नहीं देनी, वरना तो पकड़ी जाएगी ना, पता चल जाएगा कि एम्बेसी की तरफ से गाड़ी दी गई। तो इंस्ट्रक्शन ये है कि बाहर से प्राइवेट अरेंज करके देनी है, लेकिन प्रोटोकॉल देना है, साथ कोई एक आधा ऑफिसर रहे जिसको आम पब्लिक नहीं जानती, तो उनका ख्याल रखना है, लेकिन पब्लिक ना हो कि एम्बेसी किसी किस्म की उन्हें प्रोटोकॉल दे रही है। उसी तरह का काम जो नवाज शरीफ साहब का किया था, लेकिन उससे भी थोड़ा ज्यादा खुफिया। तो ये दोनों खबरें हैं, अच्छे वक्त पर इमरान खान साहब तक पहुंचा देंगे। आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि सनद रहे और आपको पता रहे कि यह बात आपके साथ शेयर की थी। अगली खबर जो है वो कनाडा की पार्लियामेंट में जो इस्लामाबाद के अंदर कत्लो गारत हुई, लोगों को शहीद किया गया, उसके ऊपर खुलकर बात हो रही है। कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर, कैनेडियन पार्लियामेंट में ये बात हो रही है कि ये जो कत्लो गारत हुई है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, इसकी तहकीक होनी चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी खुलकर बोले कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। लेकिन बहरहाल एक मुस्बत बात है कि कनाडा से ये एक आवाज उठ रही है। उसके बाद अगली खबर आपको हमने ये तो दे दिया कि कश्मीर के अंदर किस तरीके से उन्होंने अपने तमाम मुतालबात मनवा लिए हैं, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब वहां पारा चढ़ा तो पीपल्स पार्टी ने भी मुजाहरीन की सपोर्ट कर दी। वही पीपल्स पार्टी जो वहां चौधरी निजामुद्दीन के साथ मिलकर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब पब्लिक चढ़ती है ना, और पब्लिक चढ़ती है लाखों की तादाद में, या कह लें कि कश्मीर जैसे इलाके में हजारों की तादाद में, तो फिर जितने हुकूमत के हवारी होते हैं, जैसे बशर अल असद का आखिर पे पता नहीं चला ना, वो और उनकी बेगम का अब कहा जा रहा है कि वो, ये भी चलें चलते चलते बता देते हैं कि रूस कहा जा रहा है, मीडिया कह रहा है, अब मोतबर एजेंसीज मीडिया की ये कह रही हैं कि बशर अल असद जो है वो मॉस्को पहुंच गए हैं, वो और उनकी बेगम, और उनको वहां पर अब पनाह दी जा रही है, असाइलम दिया जा रहा है। मतलब कि रूस उन्हें असाइलम भी देगा और उन्हें प्रोटेक्ट भी करेगा जब असाइलम दे देगा, जाहिर है। तो उनके बारे में अब जो न्यूज एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि वो रशिया पहुंच गए, मॉस्को पहुंच गए और वहां उन्हें असाइलम मिलेगा। ये बहुत ही एक गंभीर मसला है। मैं कश्मीर से निकल के इस तरफ आ गया जरा शाम की तरफ, सीरिया की तरफ। इसमें अगर आप देखें तो बशार अल असद जो हैं उनको डिक्टेटर भी हम भी कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, उन्होंने जो कत्लो गारत की वो हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब तुर्की भी बड़ा खुश है उनके जाने पे, फिर थोड़ा सा नाराज भी है दूसरी साइड पे, क्योंकि कुर्द भी तगड़े हो गए। फिर इजराइल बहुत खुश है, गालबन इत्तलात हैं कि शायद दौरा भी कर मारा है शाम का, फौरी तौर पर किसी ना किसी ने वहां से कहा तो जा रहा है नेतन्याहू का कोई चक्कर लगा है। पता नहीं कितनी मुसद्दिका है ये बातें, लेकिन बहरहाल इसराइल भी खुश है, अमेरिका बहादुर भी खुश है। तो अब एक तरफ मुसलमान भी खुश हैं, एक तरफ इसराइल भी खुश है, एक तरफ अमेरिका भी खुश है। तो काफी गंभीर है मामला, इतना आसान नहीं है। इतना आसानी से ये कहना कि ये बहुत अच्छा हुआ है या बहुत बुरा हुआ है, ये इतना आसान बात नहीं है। इसके ऊपर किसी टाइम तफसीली बात करेंगे कि इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं, डायमेंशंस हैं, वो क्या हैं। कुछ डायमेंशंस फलस्तीन के बहुत नुकसान में जाती हैं बशार अल असद के जाने की, और कुछ बाकी जो मुस्लिम मुल्क हैं, तुर्की और दूसरे, उनके फायदे में जाती है। तो हतमी तौर पर कहना कि मुसलमान दुनिया के लिए बहुत अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, इस वक्त खासा मुश्किल है। बहरहाल आगे चलते हैं। आगे हमने एक ट्वीट रखा, लेकिन उससे पहले कश्मीर की बात आपको कर दें कि जैसे बशार अल असद भागे हैं अपनी बेगम के साथ वहां से या निकले हैं, तो सोचें जो उनके हैंड पिक्ड लोग होंगे सारे, जैसे इस वक्त चौधरी के हैं, आईजी पंजाब, सीपीओ पंजाब, सीसीपीओ लाहौर, चीफ सेक्रेटरी, या दूसरे जितने भी लोग हैं, या इस्लामाबाद के आईजी, या ये सारे, तो ऐसे उनके भी होंगे सीरिया में, शाम में। सोचे वो किधर गए होंगे, उनमें से कई तो पकड़े जाएंगे। आपने जब शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश से निकली थी तो उनके जो लोग बाद में पकड़े गए थे, उनके साथ अवाम ने क्या उनका हाल किया था वो आपने देखा था। अब आपको सीरिया में भी यही होता नजर आएगा। तो कहने की बात यह है कि जब डिक्टेटर बैठा होता है तो उसको लगता है कि मेरी कभी ये सल्तनत खत्म नहीं होनी। जब वो खत्म हो जाता है तो उसका उस वक्त कोई वहां नजर भी नहीं आता। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि जो सीरियन टेलीविजन था वो जिस डिक्टेटर को कह रहे थे कि वो बिल्कुल भी इनविंसिबल है, उसको किसी तरीके से भी शिकस्त नहीं दी जा सकती, वो उसी डिक्टेटर को अब वो भगौड़ा, और उसी डिक्टेटर को वो उनका मीडिया जो है वो खुद कमजोर, और डिक्टेटर गिर गया, डिक्टेटर हार गया, इस तरह की। तो ये जो तमाम पीटीवी है ना जैसे आपका, और इस टाइम पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है पीटीवी, या ये जो डिजिटल दलाल हैं ये पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। जब वक्त पलटता है ना, जब वक्त पलटता है ना, तो इन लोगों की समझ भी नहीं आती कि किधर जाते हैं, एकदम सब कुछ गायब हो जाता है। ये तमाम जो हवारी होते हैं, जो जुल्म करते हैं, वो भी, और मीडिया भी, जैसे सीरिया का मीडिया चेंज हुआ है। भारत
ये तो सारा कुछ हो गया। मैंने एक ट्वीट रखा था अपनी पार्टी के लिए, अकाबरीन को मशवरा दिया था, अपने अकाबरीन को जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी और उसके अंदर भी मशवरा दिया था कि एक तो फौरी तौर पर हमें इंटरनेशनल मीडिया को ज्यादा से ज्यादा एंगेज करने की जरूरत है। अभी तक हम उस तरह नहीं कर सके। इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, इंटरनेशनल मीडिया के साथ बैठक करें, उनसे इंटरेक्ट करें। उसके साथ साथ जो हमारे लोग शोहदा हैं उनके घरों में पार्टी क़यादत को ज्यादा एग्रेसिवली जाना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। फिर FIR करवाने की कोशिश करनी चाहिए, पुलिस ने तो इनकार कर दिया है, अदालतों में जाना चाहिए। फिर जो लोग अभी तक मिसिंग हैं उनको जो है उन लोगों की जो हेबियस की पिटिशंस हैं, जो गुमशुदगी की, अगवा की पिटिशंस हैं, वो करनी चाहिए हाई कोर्ट में। चलें सबकी ना करें, चांद की कर लें। अभी तक कोई कह रहा 143 नंबर है, कोई कह रहा 113 नंबर है गुमशुदा लोगों के। अब इसमें मुझे एक बहुत ही सीनियर, चले मैं बता भी देता हूं, माजी के कोर कमांडर रहे हैं, उन्होंने मुझे एक तवज्जो दिलाई है। उन्होंने कहा कि आप ये भी देखें कि ये अचानक से, पहले जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दहशतगर्दों का टाकरा होता था तो दहशतगर्दों की हलाकत 5, 7, 10, 12 में होती थी। ये एक ही दम से 30 दहशतगर्दों की हलाकतों की खबर आ रही है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो PTI के मिसिंग लोग हैं और इस्लामाबाद में शहीद हुए, उनकी लाशें छुपा दी गई, अब वो वहां पर जाके दहशतगर्दों के खाते में डाली जा रही हैं, मीन उन लाशों को वहां से बरामद किया जा रहा है। उन्होंने कहा फिर देखने वाली ये भी बात है कि मैंने तो, उन्होंने कहा, सर्व किया हुआ है ग्राउंड पे, कैप्टन के तौर पे, मेजर के तौर पे, कर्नल के तौर पे। उन्होंने कहा इन इलाकों में लोगों के कपड़े भी डिफरेंट होते हैं, जूते भी वो डिफरेंट पहनते हैं, हेयर कट भी ऐसे नहीं उनका हुआ होता, बाल लंबे होते हैं। ये जो लोग, अब लाशों की तस्वीरें दहशतगर्दों की सामने आ रही हैं, इसमें बाल कटे हुए हैं, कपड़े भी मैदानी इलाकों की साइड के हैं, जूते भी डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा कि इस पर भी गौर करने की जरूरत है। ये हम कह नहीं रहे, इल्जाम नहीं हम लगा रहे, हमारे कान में जो एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर ने, रिटायर्ड है जाहिर है, उन्होंने कान में डाली बात, उनका तलक जो है वो जाहिर है उन्होंने KP में यंगर एज में तो सर्व किया हुआ है, लेकिन वैसे उनका ताल्लुक जो है वो कराची से। उन्होंने फिर हमें ये गोशगुजार किया कि आप, क्योंकि वो खुद उस इलाके को, अगर वो वहाँ के रहने वाले होते, उस इलाके के होते, तो खुद रब्ता करते। उन्होंने कहा कि मेरा वैसे तो वास्ता इतना नहीं है, हाँ मैंने अपनी जवानी में वहाँ पर सर्व जरूर किया हुआ है, तो आप जरा पता करवाएं कि कहीं ये मामला तो नहीं है। तो इसलिए एक फूड फॉर थॉट आपको दे रहे हैं कि कहीं अचानक जो लाशें निकल रही हैं वो वजूहात तो नहीं। तो दूसरी बात मैंने ये कही कि उन लाशों की भी बरामदगी के लिए जो हॉस्पिटल्स में जहाँ है वहां हमें एग्रेसिवली जाना चाहिए। अदालतों में फिर हमें पिटीशन करनी चाहिए कि हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड अदालत के अंदर फेयरली पेश किया जाए और ओपनली बताया जाए कि कहाँ कितनी लाशें आई, कहाँ कितने जख्मी आए। इसकी पिटीशन हमें अदालत में करनी चाहिए थी, हमने नहीं की। फिर उसके बाद जो मैंने कहा कि हेबियस की पिटीशन करनी चाहिए, और फिर जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं उनको एग्रेसिवली मिलना चाहिए, चेयरमैन को, सेक्रेटरी जनरल को, पार्टी की कमेटी बनानी चाहिए। तो ये गुजारिशात जो है ये हमने पहले भी, हमारे दूसरे दोस्तों ने भी रखी हैं, हमने भी रखी हैं, हम भी रख रहे हैं। अभी तक ये काफी सारे काम होने चाहिए थे, कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए। जो नहीं हुए उनको फौरी तौर पर होना चाहिए। वक्त गुजर रहा है और लेट हो रहा है, और ये कोई दुरुस्त बात नहीं कि हम इस वक्त सारे को जाया कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे आखिरी खबर आपके सामने मुनीफ फारूक साहब की रखनी है। मुनीफ फारूक साहब ने कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, 5 साल पूरे कर रही है, और उन्होंने कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि आर्मी चीफ बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस से, शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से, आर्मी चीफ और फौज बहुत खुश हैं। वो माशी तरक्की पर भी बहुत खुश हैं और हुकूमत के नज़्म नस्क पर भी बहुत खुश हैं। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ये हुकूमत यहीं रहेगी। और ये अब जो डिजिटल, हम उन्हें कहते हैं, नाई कहते थे, नाई हजरात गुस्सा करते थे, डिजिटल ब्रोकर कह देते हैं, जो डिजिटल ब्रोकर हैं वो अब ये खबरें ब्रेक कर रहे हैं कि ये ब्रेकर नहीं है जो ब्रेक कर रहे हैं, ये ब्रोकर हैं जो ब्रेक कर रहे हैं। तो वो ये खबरें ब्रेक कर रहे हैं कि जनाबे वाला मिलिट्री मीन फौज और आर्मी चीफ दोनों हुकूमत पर बहुत खुश हैं। बनता है जी, जितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है इस पर खुशी नहीं। मैं तो कहीं को तमगा शमगा ना शहबाज शरीफ साहब को दे दे जिंदा को ही, मतलब वो वाला तमगा जो लोगों को बाद में मिलता है, वो कहीं शहबाज शरीफ साहब को जिंदगी में ना मिल जाए। तो यही हम कह सकते हैं। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। मेरे पीछे ये बड़ी, आज मैं वॉक पे बाहर निकला हुआ था और ये बहुत ही लश ग्रीन जगह थी, मैंने सोचा यहीं से बैठ के आपसे बात की जाए। आजकल सर्दी है, धूप है बहुत तेज आज, और खैर जब मैंने शुरू किया था तब तो खासी वार्म थी, अब जरा थोड़ी ठंड लग रही है। तो मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।